आज हम पढ़ेंगे इटली में फासीवाद। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जो दो देशों में सर्वाधिक असंतोष व्याप्त था उनमें से एक था इटली, दूसरा था जर्मनी। इटली जो था वो विजित राष्ट्रों में था और जर्मनी जो था वो पराजित राष्ट्रों में था। फिर भी जहाँ जर्मनी में नाजीवाद का उदय हुआ वहीं इटली में फासीवाद का उदय हुआ। इसके क्या कारण थे? फासीवाद का इटली में अधिनायक तंत्र क्यों स्थापित हुआ? इसकी कुछ परिस्थितियाँ थी। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात इटली के नगरों में एक ही नारा सुनाई देता था, लेनिन चिरंजीवी हो। क्योंकि वहाँ पे भी आर्थिक मंदी आई थी तो धीरे धीरे साम्यवाद का प्रसार हो रहा था और इटली के लोग साम्यवादी नहीं बनना चाहते थे। तो अनुभव शून्यता जो थी वहाँ पे उसको फासीवाद ने भरा और वहाँ पर फासीवाद की सरकार स्थापना हुई। फासिज्म शब्द उस नाम से बना है जो प्राचीन रोमनों ने रोमन सरकार के प्राधिकार और शक्ति के एक प्रतीक का रखा है। यह प्रतीक युद्ध के फरसे के चारों ओर लिपटी हुई छड़ों के गट्ठर के रूप में था। उदय के क्या कारण थे? फासिस्ट इटली में क्यों सफल रहा, क्यों उदय हुआ? तो इस बारे में कैटलबी का कथन है कि प्रारंभ में फासीवाद जन्मजात प्रवृत्ति के रूप में उदित हुआ, किंतु बाद में वह एक वाद अथवा एक सिद्धांत और विशिष्ट प्रकार की शासन प्रणाली के रूप में विकसित हुआ। तो फासीवाद के उदय के क्या कारण थे? तो पहला कारण था पेरिस के शांति सम्मेलन से निराशा। जो इटली था वो पहले जर्मनी का मित्र था, पर 1915 में लंदन में गुप्त समझौते के कारण वह मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध में सम्मिलित हुआ था। उसे दक्षिणी मोर्चे पर ऑस्ट्रिया का सामना करने का कार्य सौंपा गया था और इंग्लैंड और फ्रांस की मदद से जून 1918 में इटली ने ऑस्ट्रिया को परास्त भी कर दिया था। इटली जो था उसे भी इस युद्ध से जो गुप्त संधि द्वारा जो जो देने के वायदे किए गए थे वो सभी चाहिए थे, परंतु उसे चाहिए था ट्रेंटिनो, ट्रिस्ट, इस्ट्रिया, फ्यूम के अतिरिक्त डालमेशिया तटीय क्षेत्र, ब्रेनर के दर्रे, टिरोल क्षेत्र, अल्बानिया। परंतु जो उसे प्राप्त हुआ वो था डालमेशिया के तट का कुछ भाग, दक्षिणी टिरोल और केवल ट्रेंटिनो, जिससे कि वहाँ सबसे अधिक उसे फ्यूम न मिलने पे निराशा हुई थी, जिसकी आशा उन्हें थी। इटली में सर्वत्र कहा जाने लगा कि इटली की भावनाओं एवं विजयों पर कुठाराघात किया गया है। फ्यूम नहीं मिलने से वहाँ के लोग बहुत अधिक निराश हुए थे। 1919 में द एंजुएलो नामक कवि ने एक फ्यूम पर रचना की जिसमें से फ्यूम पर अधिकार करना जाए दिखाया गया। उसने बताया कि इटली के लोगों का एक ही मकसद होना चाहिए कि फ्यूम की प्राप्ति। दूसरा कारण था युद्ध उपरांत आर्थिक असंतोष। वर्साई की संधि के द्वारा इटली को 9000 वर्ग मील का प्रादेशिक लाभ हुआ था और 16 लाख की जनसंख्या में उसकी वृद्धि हुई थी। युद्ध में उसके 6,50,000 व्यक्ति मारे गए थे, 10 लाख हताहत हुए थे और 12 अरब डॉलर का आर्थिक व्यय हुआ था। 3 अरब डॉलर की संपत्ति नष्ट हुई थी। तो इस प्रकार उसका व्यय काफ़ी अधिक था। इटली की मुद्रा का जो अवमूल्यन है वो 70% तक हो गया था। तो इटली के लोग कहने लग गए थे कि युद्ध में तो उसने विजय की परंतु शांति में सब कुछ खो दिया, क्योंकि वहाँ बहुत अधिक मात्रा में बेरोजगारी बढ़ने लगी और जो बाजार थे वहाँ पर इटली विदेशी व्यापार में भी इटली काफ़ी पिछड़ रहा था। तो इस कारण वहाँ पर अव्यवस्था फैल गई थी, आर्थिक स्थिति संतोषजनक नहीं थी। ऐसे में कोई ऐसी सरकार की चाह करते थे लोग जो वहाँ पर आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाए, इन कठिनाइयों से निजात दिलाए। तीसरा था राष्ट्रीयता पर आघात। इटली जो था वो भी अपने गौरव में वृद्धि चाहता था, साम्राज्य विस्तार चाहता था और वो ट्यूनिस पर अधिकार करना चाहता था, परंतु 1881 में जर्मनी की प्रेरणा से फ्रांस ने उस पर अधिकार कर लिया। इटली अबिसीनिया पर भी अधिकार करना चाहता था, परंतु अबिसीनिया ने 1896 में अडोवा के युद्ध में इटली को पराजित कर दिया। इस पराजय से इटली के राष्ट्रीय सम्मान पर बहुत आघात पहुँचा, क्योंकि एक छोटे से देश से वो परास्त हो गया था। अतः इटली वासी ये मानते थे कि ये सारा दोष उनकी जनतंत्रीय सरकार का है। अतः वह एक ऐसी सरकार चाहते थे जो उनकी राष्ट्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति कर सके तथा अंतर्राष्ट्रीय जगत में इटली को सम्मानजनक स्थान दिलवा सके। तो फासीवादी थे वो यही प्रचार करते थे कि हम इटली को उसका पुराना गौरव दिलाएंगे। चौथा कारण है हेगेल के सिद्धांतों का प्रसार। हेगेल का जन्म जर्मनी में हुआ था। वो उग्र विचारक था। वह राज्य को विश्वात्मा अथवा ईश्वर का पार्थिव रूप मानता था। उसका कारण यह था कि राज्य कभी गलती नहीं कर सकता क्योंकि वो ईश्वर का अवतार है। तो इस समय इटली में हेगेल के दर्शन का बहुत अधिक प्रचार हो रहा था और जेंटिल और प्रेजोलिन नामक दो विद्वान इसका खूब अधिक प्रचार कर रहे थे कि व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है, सब कुछ इटली के लिए है, हमें सिर्फ इटली का विकास सोचना चाहिए। पांचवा, साम्यवाद का प्रचार। फासिस्ट दल को जो सर्वाधिक सफलता जो मिली थी उसका कारण था साम्यवाद के विरुद्ध प्रचार करना, क्योंकि साम्यवाद के बढ़ते प्रभाव से इटली की जनता भी डर चुकी थी
कैटलबी का कथन है कि इटली का फासिज्म प्रारंभ में साम्यवाद की प्रतिक्रिया थी। उसने एक प्रकार से साम्यवाद के बढ़ते हुए प्रभाव को क्षीण किया, किंतु फासिज्म वास्तव में इससे कुछ अधिक ही था। तो महायुद्ध के बाद इटली में असंतोष का वातावरण था। ऐसे वातावरण में मार्क्सवाद और संघवाद के उदय से किसानों और मजदूरों में उग्र राष्ट्रीयता की भावना का प्रादुर्भाव हुआ और इटली में साम्यवाद का प्रसार होने लगा, जिससे कि लोगों को डर हुआ कि कहीं बोल्शेविक जैसी क्रांति इटली में भी नहीं हो जाए। तो उन्होंने फासिज्म को समर्थन देना शुरू कर दिया। फिर है सरकार की अक्रमण्यता। 1919 के निर्वाचन में जनता ने जो थी वो समाजवादी दल से प्रभावित हुई और इनको चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज में 1/3 स्थान प्राप्त हुआ। समाजवादी लोग किसानों और मजदूरों को जमींदारों से जमीन छीनकर उसको परस्पर छोटे छोटे टुकड़े बांटने के लिए प्रोत्साहित करते थे। 1920 तक इन्होंने 100 कारखानों पर अधिकार कर लिया था। वे स्वयं उसको चलाने लगे थे। इस प्रकार समाजवाद का प्रभाव बढ़ रहा था। उसी परिस्थितियों में फासिज्म पनपने लगा और भाग्य से मुसोलिनी जैसा नेता मिला जिसने इटली में फासिज्म की पताका फहराई और जनता को भी समाजवाद से निकलने का रास्ता मिला और उन्होंने फासीवाद को समर्थन दिया। मुसोलिनी कौन था, कैसे फासीवाद का उदय हुआ, ये भी एक आवश्यक प्रश्न है। तो फासिस्ट वो नेता थे जो समाजवाद से, साम्यवाद से नफरत करते थे। लेकिन प्रारंभ में मुसोलिनी खुद एक समाजवादी नेता था। उसका पूरा नाम था बेनिटो मुसोलिनी। वो पूंजीवाद को उखाड़ फेंकने के लिए और लोकतंत्र का प्रसार करने, साम्राज्यवाद, सैन्यवाद और राष्ट्रवाद की निंदा करने वाले लेखों का संपादन करता था। उसने मिलान से पोपोलो डी इटेलिया नामक समाचार पत्र प्रेषित किया, जिसमें उसने बहुत ही उग्र उत्तेजक लेख लिखे थे, जिसने इटली की जनता को प्रोत्साहित किया था और जिसके कारण इटली मई 1915 में मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध में सम्मिलित हो गया था। मुसोलिनी जो था वह भी एक साधारण सैनिक के रूप में युद्ध में शामिल हुआ, किंतु कुछ माह बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे वापस भेज दिया गया। स्वस्थ होने के बाद उसने पुनः अपने पत्र का संपादन प्रारंभ कर दिया। उसका पत्र जो था वो साम्यवाद के विरोध में था और साम्यवादी प्रचारकों का खंडन करता था और देशवासियों के मनोबल को बनाए रखने का प्रयास करता था। तो उस समय जो मुसोलिनी थी उसकी लेखों से जनता प्रभावित हुई थी और जब युद्ध के पश्चात जब इटली को निराशा हुई तो ऐसे में उसने फिर से समाचार पत्रों के माध्यम से इटली की बिगड़ती हुई दशा, बेरोजगारी, अशांति, अराजकता, साम्यवादी क्रांति के भय से जनता को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक लेख लिखे ताकि जनता उसके समर्थन में आए। उसने 23 मार्च 1919 को मिलान नगर से फासिसो डी कम्बेटिमेंटो या फांसी दल की स्थापना की। फासियो शब्द लैटिन भाषा के फासेस शब्द का रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है गट्ठा या समूह है। इस संगठन में जो प्रारंभ में केवल 54 सदस्य ही शामिल हुए, जो भी उग्र विचारों के थे और भूतपूर्व सैनिक थे। और ये जो थे इनका प्रारंभ से ही दिया था कि युद्ध से लौट कर आए हैं सैनिक, उनको न्यायोचित अधिकार दिलाया जाए, उनके हितों की रक्षा की जाए, देश की आंतरिक नीति में कुछ परिवर्तन किया जाए, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इटली की महत्वाकांक्षाओं को पूरा किया जाए। तो इनका जो घोषणा पत्र था, इसमें प्रारंभिक जो कार्यक्रम थे वो इस तरह थे कि हथियार बनाने के कारखानों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, उद्योगों पर मजदूरों का नियंत्रण स्थापित किया जाए, मजदूरों को 8 घंटे से अधिक काम न लिया जाए, युद्ध काल में जो पूंजीपतियों ने मुनाफा कमाया है उसका 8.5% भाग जब्त कर लिया जाए, चर्च की संपत्ति जब्त कर ली जाए, देश के लिए नया संविधान बनाया जाए, फ्यूम व डालमेशिया पर इटली का अधिकार हो, आर्थिक काउंसिलों का निर्माण हो। तो इस प्रकार उन्होंने ऐसे कार्यक्रम प्रस्तुत किए जिससे जनता बहुत अधिक प्रभावित हुई। फासिज्म लोकप्रिय होता गया। फासीवाद और साम्यवाद की तुलना करते हुए मुसोलिनी ने कहा था कि फासीवाद यथार्थ पर आधारित है, जबकि साम्यवाद एक सिद्धांत पर। हम सिद्धांत और विवाद के बादलों से निकलना चाहते हैं। जो फासीवाद है कोई मौलिक दर्शन नहीं है, ये अनेक दार्शनिक विचारधाराओं का मिश्रण है। वास्तव में एक विरोधी दार्शनिक विचारधारा है और अनेक दार्शनिक विचारधाराओं का विरोध करती है। फासीवाद के समर्थक अवसरवादी थे, वे कार्य में विश्वास करते थे, बात में नहीं। मुसोलिनी डार्विन से बहुत अधिक प्रभावित था। डार्विन के अनुसार जो जीवन संघर्ष की प्रतिस्पर्धा में ठहर नहीं सकते वे नष्ट हो जाते हैं। जीवन संघर्ष से भरा हुआ है। फासीवाद का मुख्य स्रोत बुद्धि का विरोध था। फासीवाद में इसको ग्रहण किया गया है क्योंकि संपूर्ण मानव जाति पूर्ण रूप से बुद्धिमान नहीं हो सकती। फासीवाद का आधार परंपरावादी भी है। फासीवाद के उद्देश्य जो थे वो ये थे कि राज्य ही सब कुछ है, राज्य ही सर्वोच्च है, राज्य के भीतर सब कुछ है, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं, राज्य के विरुद्ध भी कुछ भी नहीं।
फांसीवाद एक दल, एक नेता और एक शासन में विश्वास करता है। वह युवकों से आह्वान करता है कि विश्वास करो, आज्ञा मानो और लड़ो। फांसीवाद का मुख्य उद्देश्य क्या था कि राज्य की शक्ति एवं सत्ता को बढ़ाना, निजी संपत्ति की रक्षा करना, शक्तिशाली सैन्य संगठन, साम्यवाद का विरोध करना, शक्तिशाली विदेश नीति, व्यापार व उद्योग धंधों की रक्षा करना। मुसोलिनी ने सत्ता कैसे प्राप्त की? तो 1919 में मुसोलिनी ने संगठन बनाया। उसके बाद उसने संसदीय चुनावों में फांसीवादियों के लिए प्रचार करना शुरू हुआ। 1919 के चुनाव में उसे कोई भी समर्थन नहीं मिला, सीटें नहीं मिली, पर उसके बाद वो निराश नहीं हुआ। उसने अपने संगठन को और अधिक सुदृढ़ बनाया और वह अपने सिद्धांतों का प्रचार बड़े जोश से करता था। वह कहता था, आज फासिज्म एक पार्टी है, एक फौज है, एक संस्था है, किंतु ये काफ़ी नहीं है, इसे इटली की आत्मा बनकर रहना चाहिए। इस प्रकार धीरे धीरे उसके नेतृत्व में फासिस्ट दल जो है शक्ति बढ़ाता रहा। 1919 में इटली में केवल 22 फासिस्ट सभाएं थी, जिनमें 17,000 सदस्य थे। 1920 में इनके संख्या 118 हो गई सभाओं की, और सदस्यों की संख्या 30,000 हो गई। 1921 में 1200 सभाएं हो गई और 3,07,000 इनके सदस्य हो गए। तो इस कारण थोड़े से समय में ही इटली में फांसीवाद लोकप्रिय हो गया। उसके पश्चात फासिस्टों ने रोम पर धावा बोला। 1922 में नेपल्स में फासिस्ट दल का सम्मेलन हुआ, जिसमें 40,000 से अधिक फासिस्ट स्वयंसेवकों ने अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर भाग लिया और घोषणा की गई कि यदि उनकी मांगे नहीं मांगी गई तो वो रोम पर चढ़ाई कर देंगे। और जो तिथि थी वो 21 अक्टूबर निर्धारित की गई। उनकी जो मांगे थी वो ये थी कि कैबिनेट में फासिस्ट दल के 5 सदस्यों को सम्मिलित किया जाए, नए चुनाव करवाए जाए, सरकार विदेश नीति का दृढ़ता से पालन करे, आर्थिक सुधारों को यथाशीघ्र क्रियान्वित किया जाए। इन मांगों के अतिरिक्त मुसोलिनी ने सम्मेलन में खुले अधिवेशन में शासन सत्ता फासिस्टों को सौंपने की मांग भी की थी। इटली की सरकार ने इनकी मांगों को स्वीकार नहीं किया। इस कारण 27 अक्टूबर को मुसोलिनी के दल के 50,000 स्वयंसेवकों ने रोम पर चढ़ाई कर दी। जो प्रधानमंत्री फैक्टा थे, उन्होंने देखा कि स्थिति गंभीर है, इसलिए उन्होंने मार्शल लॉ लगाने की अनुमति मांगी राजा से, परंतु राजा विक्टर एमैनुएल तृतीय ने मार्शल लॉ लगाने की स्वीकृति नहीं दी। इसलिए फैक्टा की सरकार ने त्यागपत्र दे दिया। अब इटली में ऐसा कोई मंत्रिमंडल नहीं था जो सरकार चला सके, जो शक्तिशाली हो सके, और इटली के राजा ने भी यह महसूस कर लिया था कि मुसोलिनी की शक्ति के आगे सामना करना व्यर्थ है। अतः उसने 29 अक्टूबर को मुसोलिनी को नया मंत्रिमंडल बनाने के लिए आमंत्रित किया। उसके पश्चात मुसोलिनी रोम पहुंचा और उसने नया मंत्रिमंडल बनाया, और इस प्रकार धीरे धीरे उसने उस मंत्रिमंडल को भी फासिज्म में कन्वर्ट कर दिया। उसने इस वक्त भाषण में कहा था कि यदि मैं चाहता तो 30,000 सशस्त्र फासिस्ट नवयुवक इस सभा कक्ष को मुर्दों का घर बना देते, मैं संसद को समाप्त करके केवल फासिस्ट दल की सरकार बना लेता, परंतु मैंने ऐसा नहीं किया। उसके पश्चात धीरे धीरे उसने सारी शक्तियां प्राप्त कर ली। वो सेना का प्रधान अधिकारी बन गया, सेना की स्वामित्व प्राप्त की, संसद में प्रमुख बन गया, और मुसोलिनी ने विशेषाधिकारों का प्रयोग करके इटली की प्रशासन व्यवस्था को फासिस्टीकरण करना प्रारंभ कर दिया। उसने अधिनायक तंत्र की स्थापना की, जिसमें शासन संचालन के लिए उसने 3 अंग बनाए। मिनिस्ट्री, इसका संगठन कैबिनेट की भांति था। मुसोलिनी के समर्थकों को इसमें सम्मिलित किया गया। ग्राउंड काउंसिल ऑफ फासिस्ट पार्टी, यह फासिस्ट दल की समिति थी और मुसोलिनी इसका नेता था। दल में एक प्रमुख 25 व्यक्ति होते थे। पार्लियामेंट के 2 सदनों की व्यवस्था की गई। पहला सदन सीनेट कहलाता था, जिसके सदस्यों की नियुक्ति मुसोलिनी करता था। इसके सदस्यों की सदस्यता आजीवन होती थी। दूसरा सदन चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज कहलाता था। इसके सदस्यों की नियुक्ति मंत्रिमंडल तथा ग्राउंड काउंसिल ऑफ फासिस्ट पार्टी द्वारा होती थी। इस प्रकार जो संपूर्ण शासन व्यवस्था थी वो मुसोलिनी के हाथों में केंद्रित हो चुकी थी और एक प्रकार से इटली में फांसीवाद ही सर्वत्र व्याप्त हो चुका था। और जनतंत्रात्मक सरकारों ने जिन कार्यों को करने में असफल रही थी, मुसोलिनी उनको लगातार पूरा करेगा ऐसे आश्वासन दे रहा था। तो जनता का जो समर्थन था वो भी पूर्ण रूप से मुसोलिनी की तरफ था। मुसोलिनी ने प्रधानमंत्री बनते ही समस्त सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। सबसे पहले तो संसद को डराकर 1 वर्ष के लिए संपूर्ण अधिकार अपने हाथों में लिए। संसद से समस्त विरोधियों को निकाल दिया और अपने विश्वास पात्रों को नियुक्त किया गया। और नवंबर 1923 को उसने संसद से एक नया निर्वाचन कानून पास करवाया, जिसके अनुसार ये व्यवस्था की गई कि सामान्य निर्वाचन में जिस किसी दल को सबसे अधिक मत प्राप्त हो उसे लोकसभा में 2/3 स्थान मिले, शेष 1/3 बाकी दलों में प्राप्त मतों के आधार पर विभाजित कर दिया जाए। उसके पश्चात उसने चुनाव करवाए। चुनाव में उसे 65% मत प्राप्त हुए, अर्थात लोकसभा में बहुमत। तो इस प्रकार
लोकसभा पर भी फांसीवादियों का अधिकार हो गया। और इस प्रकार प्रधानमंत्री बनने के बाद वो इटली में सर्वेसर्वा अधिनायक बन गया। उसने चुनाव प्रक्रिया में परिवर्तन किया और फासिस्ट महापरिषद द्वारा प्रस्तुत 400 नामों पर ही चुनाव करवाए जा सकते हैं। अब जैसे जर्मनी में हिटलर ने नाजीवादी पार्टी को ही एकमात्र पार्टी घोषित कर दिया था, वैसे ही उसने फांसीवाद को ही एकमात्र पार्टी बना दिया कि उसी के नाम प्रस्तुत होंगे और उसी आधार पर मतदान होगा। जो फांसीवादी सिद्धांत है वह किन बातों पर आधारित है, तो वो कुछ विधते हैं। सर्वसत्तात्मक राज्य का समर्थन। मुसोलिनी जो था वो सर्वसत्तात्मक राज्य का समर्थक था। उसका मानना था कि सामूहिक कल्याण के लिए एक दल एक नेता की सत्ता में विश्वास करना होता है, अतः वह राष्ट्र का प्रधान कमांडर बन गया। वह कहा करता था कि राज्य के प्रमुख अधिकारी एक से अधिक नहीं हो सकते, क्योंकि राज्य के समस्त कार्य जो होते हैं एकता लाने के लिए, उनका निर्देशन, उनका निगमन करने के लिए एक प्रमुख होना आवश्यक है। उसके अनुसार सत्ता अपनी प्रकृति के कारण ही केंद्रभूत एवं दमनकारी होती है। और उसकी जो आत्मकथा में स्थान स्थान पर मेरा आदेश, मेरा पथ प्रदर्शन, मेरी निर्णय बुद्धि आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है, जो सरकार में उसकी सर्वोच्च शक्ति का द्योतक है। व्यक्तिवाद के विरुद्ध है फांसीवाद, क्योंकि राज्य व्यक्ति के लिए है अपितु व्यक्ति राज्य के लिए है, क्योंकि राज्य व्यक्ति के लिए नहीं है। मुसोलिनी कहा करता था कि सब चीज़ें राज्य में है, कोई चीज़ राज्य से बाहर नहीं है, कोई चीज़ या सत्ता राज्य के विरुद्ध भी नहीं हो सकती। फासिज्म का दावा था कि राष्ट्र का स्वरूप सर्वव्यापक है, अतः व्यक्तियों के लिए, समूहों के लिए स्वतंत्र काम करने की इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है। लोकतंत्र का भी फांसीवाद विरोधी था। लोकतंत्र को वो पश्चिमी यूरोप के धनी देशों के आमोद प्रमोद का एक साधन मात्र मानता था। मुसोलिनी ने लिखा है कि लोकतंत्र की शताब्दी संख्या की शताब्दी है और बहुमत तथा परिमाण की शताब्दी है, लेकिन अब वर्तमान संसार में हम एक नया सिद्धांत मानते हैं। हम लोकतंत्र के संसार का घोर विरोध करते हैं, ऐसे संसार का जो 1789 के मौलिक सिद्धांतों से अभी चिपके रहना चाहता है। इस प्रकार वो लोकतंत्र या बहुमत के शासन के विरोधी थे, क्योंकि लोकतंत्र में संख्या को बहुत ऊंचा माना जाता है और जनता को एक विचित्र देवत्व का स्थान दे दिया जाता है। इसके स्थान पर फासिज्म ड्यूस या फ्यूहर को लोगों के सामने खड़ा करता है, वह उनका देवता है। उसकी संख्या के स्थान पर गुण की प्रतिष्ठा करता है। साम्यवाद का भी फांसीवाद विरोध करता है। सर्वप्रथम तो वह मानता है कि साम्यवाद भौतिकवाद को हम मानते नहीं है। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य जाति का सार केवल आर्थिक आधार पर हुआ है। तो फांसीवादियों का कहना था कि आर्थिक तत्वों से नहीं बल्कि राजनीतिक तत्वों से इतिहास बना है। दूसरी बात यह है कि फासिज्म मार्क्स के वर्ग संघर्ष को भी नहीं मानता। यदि इतिहास को केवल आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो उसमें से वर्ग संघर्ष ही निकलता है। इसे फांसीवाद स्वीकार नहीं करता, तो इस कारण वो साम्यवाद का भी विरोधी था। फासिज्म ये नहीं चाहता था कि लोगों को आर्थिक क्षेत्र में पूर्ण आज़ादी मिले, क्योंकि इससे तो पूंजीवादियों को गरीबों का शोषण करने की छूट मिल जाएगी। इसके विपरीत फासिस्टवादी लोग यह मानते थे कि व्यक्तियों को आर्थिक स्वतंत्रता पूरी तरह से राज्य के नियंत्रण में होनी चाहिए। शांति के विरुद्ध फांसीवाद शांति के भी विरुद्ध था। महायुद्ध के बाद चिरस्थायी शांति की स्थापना के लिए जो प्रयत्न किए जा रहे थे, फांसी लोग उनको पसंद नहीं करते थे। वे कहते थे कि शांति एक ऐसे जलाशय के समान है जहाँ पानी ठहरा रहता है। उन्नति का अभिप्राय है आगे बढ़ना, और आगे बढ़ने का मतलब है दूसरों को अपने पैरों के तले रौंदना। बिना लड़ाई की कोई जाति, समाज या देश अपना उत्कर्ष नहीं कर सकता। तो यही उनका मानना था। जिस प्रकार विलियम केसर जर्मनी के एकीकरण के समय कहता है कि जर्मनी का विकास होना चाहिए वरना इसका विनाश हो जाएगा, वैसे ही फांसीवादी यही मानते हैं कि जो युद्ध है वो विकास करता है, और अगर युद्ध नहीं होता है तो इकट्ठे पानी की तरह स्थितियाँ खराब हो जाती हैं, सड़ जाती हैं। स्वतंत्र व्यापार का विरोध फांसीवादी स्वतंत्र व्यापार के भी विरोधी थे। उनका यह मानना था कि स्वतंत्र व्यापार का युग अब समाप्त हो गया है। इस सिद्धांत को लोग पहले ही छोड़ चुके हैं। पहले इसने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में एक प्रकार की नास्तिकता का प्रचार किया, इसलिए लोग इससे अलग हो गए। उसके बाद आर्थिक मंदी जो के बाद स्थिति उत्पन्न हुई, जिसके कारण अनेक सामाजिक समस्याएं भी उत्पन्न हुई, इसलिए समस्त देशों की सरकार इन क्षेत्रों में हस्तक्षेप करती है। अतः स्वतंत्र व्यापार का विरोध करना चाहिए। बुद्धिवाद का भी विरोधी फांसीवाद बुद्धिवाद का भी विरोधी है। तर्क द्वारा खोज करने के सिद्धांत में उसका विश्वास नहीं है। उसके अनुसार राज्य जो कहे वही ठीक है, राज्य सर्वोपरि है। राजनीतिक क्षेत्र में फासिज्म अज्ञान का समर्थक है, और उसके अंतर्गत जनता को अपने नेता की आज्ञाओं का आंख बंद करके पालन करना चाहिए। नेता तर्क के आधार पर नहीं अपितु भावना के आधार पर जनता का सहयोग प्राप्त करें। उसके बाद फांसीवादियों ने युवक संगठन बनाए, बच्चों को इस
बालिकाओं और बच्चों का, किशोरों का ग्रुप बनाया जिसमें उन्हें फांसीवादी शिक्षाएं दी जाती थी। उनके आर्थिक सिद्धांत भी यही थे कि पूर्ण रूप से राज्य के अंतर्गत आर्थिक नीतियों को लागू किया जाए, इटली का अधिक से अधिक आर्थिक विकास किया जाए। इसलिए राष्ट्रव्यापी सिंडिकेट की व्यवस्था की गई थी। 13 सिंडिकेट पूरे राष्ट्र में बनाई गई थी और मजदूरों को और व्यापारियों को, दोनों को इससे जोड़कर व्यापार का विकास किया गया। अब मुसोलिनी की गृह नीति क्या थी? मुसोलिनी जो था वो राज्य के अंतर्गत, अधिनायक के अंतर्गत ही संपूर्ण विकास चाहता था। वह मानता था कि अभी इटली की स्थिति गंभीर है, देश में आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, मुद्रा का मूल्य गिर रहा है। इसलिए उसने स्वयं लिखा है कि बुद्धिमत्तापूर्ण एवं दृढ़ वित्तीय नीति को मैं शासन की समस्त नीतियों का आधार मानता हूँ। उसने तुरंत ही वित्त मंत्री डी स्टेफानी की सहायता से देश में आर्थिक नीति को सुधारने के लिए कार्यवाही प्रारंभ कर दी। उसने राज्य में जो व्यय है उनमें भारी कटौती की, नए नए टैक्स लगाए और 1925 तक बजट को संतुलित करने का प्रयास किया, जिसके परिणाम स्वरूप मुद्रा का मूल्य स्थिर हो गया। उसने रेलवे में सुधार किए। मुसोलिनी ने देश की जो आर्थिक स्थिति उसको आधुनिकीकरण चाहता था, किंतु उसमें सबसे बड़ी बाधा थी कि इटली के पास प्राकृतिक संसाधनों का अभाव था। इटली एक गरीब देश था, उसकी भूमि का 2/3 भाग पर्वतों से घिरा हुआ था, अतः जो उपजाऊ भूमि थी उसकी भी कमी थी, साथ ही वहाँ खनिज पदार्थों की भी कमी थी। तो इसलिए सबसे पहले आवश्यक जो था वो था देश को स्वावलंबी बनाना। इसके लिए उसने वैज्ञानिकों तथा इंजीनियरों की सहायता से इटली को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया, जिसमें उसे सफलता भी प्राप्त हुई थी। और खाद्यान्नों के क्षेत्र में भी वो देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहता था। उसने कृषि का विकास किया। 1928 में उसने ऊसर और दलदल युक्त भूमि को खेती योग्य बनाने के लिए योजना प्रारंभ की, जिसके अंतर्गत लाखों एकड़ दलदलों को सुखाया, बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाया, सिंचाई के लिए बांध एवं नहरों का निर्माण किया, ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुंचाई। उसके इस प्रयासों से इटली खाद्यान्नों के क्षेत्र में पूर्ण रूप से निर्भर तो नहीं हुआ, आत्मनिर्भर, पर अपेक्षाकृत उसे अब आयात कम करना पड़ रहा था। उसने औद्योगिक क्षेत्र में भी नए उद्योगों का प्रसार किया, उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया, विदेशी व्यापार को बढ़ाने का प्रयास किया और सिंडिकेट व्यवस्था के कारण इस ध्येय की पूर्ति में फासिस्ट सरकार को बड़ी सहायता मिली और नए उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया, उन्हें आर्थिक सहायता दी गई, उन्हें संरक्षण दिया गया। 1930 तक विदेशी मोटर कारों पर आयात शुल्क को दुगुना कर दिया गया, जिससे अमेरिका की मोटर कंपनियों को काफ़ी नुकसान पहुंचा और इटली की फिएट मोटर कंपनी को लाभ भी हुआ। इस प्रकार उसने जो देशी उद्योग थे उनको बहुत अधिक प्रोत्साहित किया और विदेशी आयातों पर रोक लगाने की अत्यधिक कोशिशें की। उसने इसके अलावा शिक्षा में भी व्यापक परिवर्तन किए। वो परिवर्तन उसी तरह के थे जैसे कि जर्मनी में हिटलर ने किए थे। जो शिक्षा थी उसमें अब इटली को, प्राचीन इटली के गौरव का याद दिलाया जाता था, उज्जवल भविष्य के सपने दिखाए जाते थे, बच्चों को सैनिक शिक्षा दी जाती थी और देशभक्ति जगाने के लिए फासिस्ट सरकार ने लोक निर्माण का विस्तृत कार्यक्रम आरंभ किया, जिससे बच्चों को समझाया जाता था और बेरोजगारों को भी काम पे लगाने की कोशिशें की गई थी। उसके बाद उसने पोप के साथ समझौता किया गया। इस समय तक जो पोप था उसको भी मुसोलिनी से अनेक समस्याएं थी। पोप अपने आप को स्वेच्छा से वेटिकन का बंदी कहा करता था और इटली की सरकार से किसी प्रकार का संबंध नहीं रखता था। मुसोलिनी के हृदय में भी धर्म के प्रति कोई विशेष रुचि नहीं थी, न ही धर्म में श्रद्धा थी, पर जनता के, कैथोलिकों के लोगों के विश्वास को रखने के लिए उसने पोप से समझौता करने का प्रयास किया। इस समय पोप पायस 11वें थे और पोप भी ये समझ चुका था कि इटली की सरकार से सामान्य संबंध बनाना ही बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य होगा। अतः दोनों पक्षों के बीच औपचारिक बातचीत शुरू हुई और उसके पश्चात 11 फरवरी 1929 को रोम के लेटरन प्रासाद में पोप की ओर से कार्डिनल गैस्पारी और इटली की सरकार की ओर से मुसोलिनी ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसे लेटरन समझौता कहा जाता है। इस समझौते के 3 भाग थे। प्रथम भाग राजनीतिक संधि थी, दूसरी धर्म से संबंधित थी और तीसरी जो थी वो वित्तीय व्यवस्था संबंधी थी। प्रथम भाग में यह था कि राजनीतिक संधि द्वारा इटली ने पोप की पूर्ण प्रभुसत्ता के अंतर्गत वेटिकन नगर को स्वतंत्र मान लिया। अब उसे यह अधिकार दिया गया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वह स्वतंत्र रूप से पत्र व्यवहार कर सकता है, अन्य राज्यों से संबंध रख सकता है। तो इस प्रकार वेटिकन नगर को एक संपूर्ण छोटे प्रभुत्व संपन्न राज्य मान लिया गया और दूसरी ओर पोप ने भी सेवाए राजवंश के अधीन इटली के राज्य को मान्यता दे दी और यह घोषणा की कि
कि वह विभिन्न राज्यों के समस्त लौकिक विवादों और उन विवादों हेतु आमंत्रित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में पूर्ण रूप से असंबद्ध रहेगा। अब पोप वेटिकन का बंदी नहीं रहा। धर्म के संबंध में यह था कि इटली की सरकार ने रोमन कैथोलिक धर्म को राज्य का एकमात्र धर्म स्वीकार कर लिया। राज्य के आर्क बिशपों एवं बिशपों की नियुक्ति का अधिकार पोप को दिया गया, किंतु नियुक्ति से पूर्व उनकी जांच का कार्य इटली की सरकार को सौंपा गया। इन्हें पद ग्रहण करने के समय सरकार के प्रति निष्ठावान रहने की शपथ लेनी पड़ती थी। और इसके अलावा पादरियों द्वारा चर्च में विवाह करवाने को कानूनी मान्यता मिल गई और प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में धार्मिक शिक्षा को भी अनिवार्य कर दिया गया। विश्व संबंधी जो समझौता था उसके अंतर्गत इटली की सरकार ने पोप को 1870 से जब्त की गई चर्च की संपत्ति के बदले में क्षतिपूर्ति की और पोप ने अपने समस्त वित्तीय दावों का समाधान के रूप में इसे माना। दोनों पक्ष इससे संतुष्ट हो गए। उसके पश्चात मुसोलिनी ने कहा इटली का नागरिक कैथोलिक है, कैथोलिक नागरिक भी है। इसी प्रकार पोप ने भी अब कहा अब इटली में ईश्वर पुनः प्रतिष्ठित हो गया है, इटली ईश्वर को पुनः समर्पित हो गया है। इस प्रकार दोनों पक्षों में समझौते हो गए और पुनः विवाद हो गया और उस विवाद का जो चलता रहा 1931 में पुनः दोनों पक्षों ने समझौता कर लिया। ये तो थी उसकी गृह नीति। अब अगले अध्याय में हम उसकी विदेश नीति पढ़ेंगे, जिसने न केवल इटली को वरन द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थितियां निर्माण की, पूरे विश्व को प्रभावित किया।